एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। मैंने बोला था याद करने को, की या नहीं? नहीं की ना, खोते कहीं के। देखो, अब पहले इस शब्द का क्या बोलेंगे हिंदी में? शब्द ही बोलते हैं ना? हाँ, शब्द ही बोलते हैं, सही तो है। हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब समझते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का पता है कवरिंग होती है। कवरिंग के अंदर एक उनका अलग सा सिस्टम चलता है। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके गोल्डन डेज चल रहे हैं, गोल्डन डेज चल रहे हैं। आपके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, और इसीलिए तो गोल्डन डेज चल रहे हैं। एनुअल फंक्शन होने वाला है, आप उसकी कर रहे हो प्रेपरेशन। आपने मान लो पार्टिसिपेट करना है स्किट में। किसमें? स्किट। स्किट पता ना क्या होती है? स्किट रहने दो, तुम्हें शायद पता ना हो। आपने पार्टिसिपेट करना है डांस में, ग्रुप डांस में। कौन से डांस में? ग्रुप डांस में। तो आपकी क्लास के 4 बच्चे, कितने? 4 बच्चे गए। ज़रूरी नहीं है 4 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे मैंने 4 के एग्जाम्पल लिए। 4 बच्चे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग ये बच्चे हैं, ठीक है? तुम जैसे, अंडे जैसे। देखो, ये एक बच्चा है, इसका नाम है, क्या नाम रखें इसका? इसका नाम रखते हैं इसका नाम रखते हैं चूजा। इसका नाम है चूजा। इसका नाम है मोजा, मोजा। इसका नाम है टिंकू, टिंकू। इसका नाम है चांटू, चांटू, ठीक है? अच्छे अच्छे नाम रख दिए हैं मैंने। चूजा जो है वो है बहुत डरपोक। क्या? डरपोक। ये कहानी लंबी है तो 2x पे देखना। मोजा जो है वो है बड़ा ही कॉन्फिडेंट। क्या है? कॉन्फिडेंट। टिंकू जो है वो है टॉपर, क्लास का टॉपर। और चांटू जो है ना, चांटू, वो है बैक बेंचर, ठीक है? देखो, 4 बच्चे अलग अलग हैं। एक डरपोक है, कॉन्फिडेंट है, टॉपर है, बैक बेंचर है। अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं, लेकिन ये इकट्ठे होके एक ग्रुप डांस परफॉर्म करते हैं। क्या? ग्रुप डांस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऐसे कैसे? देखो, चूजा, मोजा, टिंकू, चांटू, चारों अलग अलग हैं, मगर वो इकट्ठे होके एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, डांस परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें 4 ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अलग अलग हैं। मतलब उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर भी उनके अलग अलग है, लेकिन वो इकट्ठी होके एक सिस्टम बनाती है, एक काम करती है इकट्ठी होके। जैसे इन्होंने इकट्ठा होके डांस करा है ना, वैसे ये भी इकट्ठी होके कुछ एक ऐसा काम करती हैं जो कि, जैसे अगर इसमें चूजा ना हो तो ये डांस नहीं कर पाएंगे, मोजा ना हो तो ये बाकी डांस नहीं कर पाएंगे, टिंकू भी ना हो, चांटू भी ना हो तो डांस नहीं कर पाएंगे। ऐसे इसका है, इसमें अगर एक भी ऑर्गेनली ना हो तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनेगा। वो जो इसकी एक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक चलती है एक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म पूरी नहीं होगी। देखो, अभी पढ़ते हैं, बहुत हो गया चाटू माटू, अभी पढ़ लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लूँ, बहुत सारी वीडियो में सेम ही कलर है ना, ये ठीक है ना? ठीक है। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, वो बोल रहे हैं, हमें पता है हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली जो है वो अपने अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होती है, मगर उसमें से बहुत सारी इकट्ठी होके क्या बनाती हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि उनके जो फंक्शंस हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड है। मतलब जो पहला करेगा उसका जो सामान बनेगा वो दूसरा लेके जाएगा, और दूसरे से जो सामान बनेगा वो तीसरा लेके जाएगा, तीसरे से जो सामान बनेगा वो चौथे में जाएगा, और चौथा फिर उसको बाहर कर देगा। ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, ठीक है इनका?
इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी इन्होंने बताया इसमें आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। अभी वो बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड तो नहीं हैं जैसे कि ऊपर वालों के हैं, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ये क्या बोल दिया मैंने, एक मिनट। Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनका फंक्शन नहीं होता तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं डाला गया, इनके साथ में इन चारों का होता है। चलो पढ़ते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. This is called ER, मतलब endoplasmic reticulum। वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना कुछ किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना काम की चीज़ है, कितने काम की चीज़ है, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि इसमें एक नेटवर्क या फिर रेटिकुलम बोल सकते हो उसको, नेटवर्क ऐसे जाला टाइप ऐसे ऐसे समथिंग, या फिर ऐसे ट्यूब्यूल्स वगैरह टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, एक ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो वाली होती है जो ईआर के अंदर वाली होती है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो वाली जो साइटोप्लाज्म में, मतलब जो देखो इधर आओ, ये देखो ये है ईआर, ठीक है। अभी इसके अंदर वाली जो सरफेस है उसको बोलेंगे ल्यूमन, और उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनर, और बाहर वाली को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, हाँ ठीक है। देखो ये जो ईआर होती है ना, मैंने बोला था कि न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उसकी जो डबल मेम्ब्रेन बाहर वाली होती है ना, वही ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके ना ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ये बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके आगे ना 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब 3 तरह का ये होता है, वैसे नहीं, मतलब इसके 3 क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं 3 तरह के, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम, उसकी सरफेस पे अगर राइबोसोम होंगे तो वही रफ होगा, और नहीं होंगे तो स्मूथ होगा, बहुत बार पढ़ा लिया है मैंने। आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसकी आर, इसकी एस, ठीक है। इसको सेल्स में एक्टिवली ऑब्जर्व किया गया है जहाँ पे होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। देखो जहाँ पे आएगा राइबोसोम वो बनाएगा प्रोटीन, राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो जहाँ राइबोसोम आया, आर पे राइबोसोम है, तो ये उन सेल्स में ज़्यादा होगा जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होनी है, प्रोटीन ज़्यादा सीक्रेट करना है जिसने, और दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने बता दिया है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही कॉन्टिन्यू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले जो होते हैं, अच्छा ये आर ना न्यूक्लियस के पास में होता है, और एस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। स्मूथ इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड, अभी वो प्रोटीन बनाता है तो स्मूथ वाला बनाता है लिपिड, ठीक है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन भी ये सिंथेसाइज करता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं कुछ एनिमल सेल्स में, वो भी एससीआर सिक्रेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ना पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं गोल्जी के बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी को डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने, तो उसने अपना ही नाम रख दिया इसको। अगर तुम मान लो तुम्हारा नाम होता सोहन या फिर मोहन, तो इसका नाम होना था सोहन अपरेटस या फिर मोहन अपरेटस। कितना अच्छा होना था ना, नाम हमें भी याद हो जाते। इसका नाम है कैमिलो गोल्जी, और ये ईयर 1895। चलो इसने क्या ऑब्जर्व किया, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर था जो इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व इतना ठीक है ना, न्यूक्लियस के पास था ये।
दे वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, इनके बाद उन्होंने इसका नाम गोल्जी बॉडीज पड़ा जब इन्होंने देखा तब। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स सिस्टर्ने ऑफ इतने माइक्रोमीटर डायमीटर। इसमें सिस्टर्नेस प्रेजेंट होते थे, सिस्टर्ने ऐसे वाले, इसको एक ये जो है ना इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। These are stacked parallel to each other, ये ऐसे पैरेलल में है ना, ये देखो ये ऐसे पैरेलल में है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल होते थे। Varied number of cisternae are present in a Golgi complex, बहुत सारे नंबर के Golgi में होते हैं। अगर इसमें एक सिस्टर्ने हो, एक ऐसे सिस्टर्ने हो तो इसको बोलेंगे यूनिसिस्टर्नल, दो हो तो बाइसिस्टर्नल, ठीक है। Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex or the forming phase and concave trans or maturing phase। देखो इसके ना दो फेज होते हैं, एक जो न्यूक्लियस के पास में होता है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस के नियर बाई होते हैं ये, एक साइड होती है कन्वेक्स, इसको हम दिस साइड भी बोल सकते हैं, ये है होती है फॉर्मिंग फेज। इधर से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आते हैं ना, वो इसमें इस वाले हाय मैं क्या ही बोल रही हूँ, इस वाले फेज में एंटर होते हैं और फिर उनकी होती है पैकेजिंग, फिर वो आगे जाके मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल जाते हैं। मैच्योरिंग फेज को कनकेव और ट्रांस फेज भी बोल सकते हैं, दोनों फेज याद रखने हैं, ठीक है। Cis and trans phases of the organelle are entirely different, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं पर इंटरकनेक्ट होते हैं बाय सिस्टर्नेस। Golgi apparatus principally performs a function of packaging, मैंने बोला ये पैकेजिंग करता है, to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। जो इसकी पैकेजिंग है वो या तो सेल के बीच में यूज हो जाती है या फिर बाहर सेल के बाहर सिक्रीट आउट कर दी जाती है, ठीक है। Materials to be packed in the form of vesicles from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। देखो जो पैकेज होता है, पैकेज जो चीज़ें आती हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में आती हैं। कहाँ से आती हैं? ER से। ER वेसिकल्स बना के भेजता है इसको गोल्जी बॉडी की तरफ। गोल्जी बॉडी का जो सिस फेज है, सिस फेज फॉर्मिंग फेज जिसे हम बोलते हैं सिस फेज, उधर आके ये लग जाती हैं और बाहर कहाँ से निकलती है? मैच्योरिंग फेज से, ठीक है। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से पता चलता है कि क्यों गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, क्योंकि उसने वेसिकल देने होते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they released from its trans phase। बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स ने बनाए थे, कौन से वाले राइबोसोम? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे, वो मॉडिफाई होते हैं सिस्टर्ने में जाके, गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्ने में जाके वो मॉडिफाई होते हैं। गोल्जी अपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इम्पॉर्टेंट लाइन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड करते हैं कब? जब प्रोसेसिंग चल रही होती है पैकेजिंग की इन गोल्जी अपरेटस। जब गोल्जी में चीज़ें पैक हो रही होती हैं तब ये लाइसोसोम्स बनते हैं वहाँ पे। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो आइसोलेटेड मतलब सिंगल लाइसोसोम वेसिकल है, हर एक लाइसोसोम वेसिकल, इसमें क्या होता है? सभी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक कौन से होते हैं? जो किसी चीज़ को तोड़ने के काम आते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस जिसमें होते हैं लाइक लाइपेस। लाइपेस किसको डिस्ट्रॉय करता है? लिपिड्स। प्रोटीएस करता है प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव कब होते हैं? जब पीएच क्या होती है? एसिडिक, मतलब 7 से कम होती है। जब
ये एंजाइम्स जो होते हैं आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लियसिस भी होता है जो न्यूक्लिक एसिड को खा जाता है। ये एंजाइम किसमें होते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। ये थे लाइसोसोम्स। आगे पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ये प्लांट्स में इसका 95% ऑफ द वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसमें क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, इसमें नॉट यूजफुल फॉर सेल ये स्टोर होते हैं इसमें। मतलब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जितना भी कोई टॉक्सिक कह सकते हो जो मटेरियल सेल को नहीं चाहिए, पानी, सैप हो गया, वो सब इसमें स्टोर होता है और बाद में ये सेल के बाहर क्या चला जाता है, बाहर निकल जाता है। 90% से अबव है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% है, इधर लिखा है। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी पूछ लेते हैं, इसकी बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम रखा है इन्होंने टोनोप्लास्ट। इन प्लांट्स 90% से ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका, मतलब अप्रॉक्सीमेट 95% तक। प्लांट्स में क्या होता है, जो प्लास्ट, हाय मेरे से बोलना ही नहीं जा रहा, पता नहीं मैंने क्या खा लिया है। प्लांट्स में क्या होता है, जो टोनोप्लास्ट होती है वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट काम करती है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वैक्यूल के अंदर आयंस को एंड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। इसीलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है ये हाई होती है वैक्यूल में आयंस की, और साइटोप्लाज्म में कम होती है। अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करता है। मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें फूड वैक्यूल्स भी बनते हैं जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था अपना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। और क्यों है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेली जैसा भी ये लिखा जा रहा है, तो ये मैंने आपको पहले बताया है, ये मैं अगली वीडियो में पूछने वाली हूँ, तो याद कर लेना कि इसको क्यों हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, क्यों फुली ऑटोनोमस नहीं कहते, और ऑटोनोमस ही क्यों कहते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम ये करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय।